सभी लोगों का टी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास लेके आए हैं। दोस्तों आज अपन इस क्लास में पोजीशन आपकी टॉपिक है एक, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्विजेस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स में किस किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और आने वाले टाइम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चैनल पे जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द सर्जिकल पोजीशन। ये इमेज के अंदर जो दर्शाई गई है ये इमेज, ये किस चीज़ की पोजीशन है बताइए, कौन सी पोजीशन है ये। इसमें आपको दिख रहा है कि पेशेंट के जो पैर हैं उसको स्ट्रिप्स के यहाँ पे बांध दिया गया है अलग अलग करके, एबडक्ट करके। तो ये कौन सा होता है, लिथोटोमी, करेक्ट। और पेशेंट के जो हेड है वो भी क्या है, नीचे है, तो ये है होगी ट्रेंडिलेनबर्ग, ठीक है। तो पेशेंट ट्रेंडिलेनबर्ग भी दिखाई दे रहा है और लिथोटोमी में भी दिखाई दे रहा है, दोनों पोजीशन इस इमेज में दिखाई दे रही हैं। तो बताइए ये कौन सा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। क्या ये फॉलर्स पोजीशन है, क्या ये ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन है, क्या ये लॉयड डेविस पोजीशन है, क्या ये रोज पोजीशन है। आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर इज सी, लॉयड डेविस पोजीशन। प्रीवियस आपको पोजीशन का आपको वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा अपने चैनल पे, तो उसको अच्छे से पहले वॉच कीजिए, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बताया गया था लॉयड डेविस पोजीशन क्या होती है। तो लॉयड डेविस पोजीशन इस तरह से होती है और कौन सी सर्जरीज में ये यूज़ होती है ये भी आपको बताया गया है। तो ये सब आपको पढ़ना है तो अपने पोजीशन वाले लेक्चर को आप वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर थोरासिंथेसिस। एक क्लाइंट को थोरासिंथेसिस करना है, मतलब उसकी जो प्लूरल कैविटीज़ है वहाँ पे क्या पानी ज़्यादा हो गया है, फ्लूइड ज़्यादा हो चुका है, तो उसको ड्रेन करना है। द नर्स शुड असिस्ट, नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट को, टू विच पोजीशन, इस प्रोसीजर के लिए कौन सी पोजीशन देंगे। क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है आपसे कि थोरासिंथेसिस यदि करना है तो कौन सी पोजीशन आपको उसको देना है, ठीक है। लाइंग इन बेड ऑन अफेक्टेड साइड, लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड, सिम्स पोजीशन, या फिर प्रोन विद हेड टर्न टू द साइड एंड सपोर्ट पिलो। बताइए कौन सी पोजीशन उसको देना है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, अनअफेक्टेड साइड में उसको क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। जिस तरह से अफेक्टेड होगा तो वहाँ पे उसको इंजरी हो सकता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो अनअफेक्टेड साइड हमेशा हमें पोजीशन देना होता है। यदि किसी भी प्रोसीजर की बात करें तो अनअफेक्टेड साइड ही हमें पोजीशन देनी है, करेक्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है द नर्स क्रिएट्स ए प्लान ऑफ केयर। नर्स ने प्लान ऑफ केयर बनाया है विद डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए। एक पेशेंट है उसको डीवीटी है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। विच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी इन द प्लान शुड बी इंक्लूडेड। तो ऐसे क्लाइंट के लिए कौन सी पोजीशन आप रखेंगे। उसके आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज़ आर डिजायर्ड, बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी की फ्लैट, क्या उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को, हाथ पैरों को उनको सीधा रखोगे, क्या बेड रेस्ट विद एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, या फिर जो एक्सट्रीमिटी अफेक्ट हो चुकी है उसको एलिवेट करोगे, या फिर बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इन डिपेंडेंट पोजीशन। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, डीवीटी के अंदर पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है सी, जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है दोस्तों, जिस पैर में प्रॉब्लम है, जिस एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम है उसको हम एलिवेट करके रखेंगे। तो ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि डीवीटी के लिए लेग्स को एलिवेट करके रखना होता है। नेक्स्ट, ताकि वो जो वीनस रिटर्न है वो अच्छे से प्रॉपर हो पाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु इज फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिव फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एक क्लाइंट है जिसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसको कौन सा पोजीशन देना है। उसका फर्स्ट डे है तो उसको कौन सा पोजीशन देना है बताइए। पहला ऑप्शन है साइड लाइन ऑन द ऑपरेटिव साइड। क्या ऑपरेटिव साइड में देंगे साइड लाइन पोजिशन, ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन लग रहा है हमें। ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विथ लेग्स एबडक्टेड, लेग्स को हमें दूर दूर रखना है और नॉन ऑपरेटिव साइड
रखना है। तो ये हमें कहीं ना कहीं सही आंसर लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन भी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। साइडलाइन विद अफेक्टेड लेग एक्सटर्नली, ये तो हमें गलत ही लग रहा है क्योंकि अफेक्टेड साइड तो हमें कभी पोजीशन देनी ही नहीं है। नेक्स्ट है साइडलाइन विद अफेक्टेड लेग एक्सटर्नली रोटेटेड। बताइए कौन सा होगा सही आंसर, आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। तो राइट आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें हमेशा जो भी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती हैं उनको सर्जरी के बाद में लेग्स को अपडेट करके रखना है, एडेक्ट नहीं करना है, एबडेक्ट करके रखना है। क्लियर है। और नॉन ऑपरेटिव साइड में हमें पोजीशन देना है। नेक्स्ट ओपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू ए नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अबव नी एम्पुटेशन ऑफ द राइट लेग। राइट लेग है, सीधे पैर का क्या हुआ है, नी एम्पुटेशन किया गया है। तो उसको कौन सी पोजीशन में आप रखोगे, क्या उसको प्रोन पोजीशन रखोगे, रिवर्स टेंडिलेंबर, सुपाइन विद रेजिडुअल लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड, या फिर सुपाइन विद द रेजिडुअल लिम्ब सपोर्ट विद पिलो। भाई सुपाइन सीधा रखोगे और साथ के साथ जो पैर उसका बचा हुआ है एम्पुट करने के बाद में उसको पिलो के साथ सपोर्ट करोगे, या फिर फ्लैट ही रखोगे। बताइए। अब देखो आपका क्या नर्सिंग केयर पर ध्यान कहाँ जाना है, नर्सिंग केयर किस चीज़ पे रहनी है कि उसका जो बचा हुआ जो पैर है रेसिडुअल लिम्स हैं वहाँ पे सूजन नहीं आनी चाहिए। तो सूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे पिलो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पिलो। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट ए एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब आपको इंसर्ट करना है। तो द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन में आपको रखना है पेशेंट को। जी हाँ दोस्तों, ये एम्स 2022 नोट सेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब कौन सी पोजीशन में आपको इंसर्ट करना है। राइट साइड में, लो फाउलर, हाई फाउलर, सुपाइन विद हेड फ्लैट, कौन सा पोजीशन आपको देना है। यस, प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से बताया गया था जब फाउलर पोजीशन पढ़ाया गया। तो आपका राइट आंसर होगा सी, हाई फाउलर, ताकि जो ग्रेविटी के माध्यम से, ग्रेविटी भी इसमें हेल्प करेगी पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करवाने में, उस वजह से हाई फाउलर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद सीवियर बर्न। एक पेशेंट है जिसका सीवियर बर्न हुआ है और उसके ऑटोग्राफ्ट, उसके मतलब उसके खुद का ग्राफ्ट, उसकी खुद की बॉडी पार्ट से, थाई से स्किन लेके जहाँ भी उसको बर्न हुआ है वहाँ पे उसको लगा दिया गया है। इज प्लेस्ड ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज पे लगाया गया है। द नर्स क्रिएट्स ए पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर। नर्स को पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना है। इंक्लूड कौन सा इंटरवेंशन, क्या करना चाहिए नर्स को, क्या उसको प्रोन पोजीशन देना है पेशेंट को, या उस पार्ट को जहाँ पे आपने ग्राफ्ट लगाया है उसको एलिवेट करके रखना है और इमोबिलाइज करना है, उसको हिलने नहीं देना है और ऊंचा करके रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे सूजन नहीं होगी, एडिमा नहीं होगा, और इमोबिलाइज करने से क्या होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जो ग्राफ्ट लगाया है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ नंबर कुछ सी है, सी ऑप्शन है मेंटेन ग्राफ्ट एक्सट्रीमिटी इन फ्लैट पोजीशन। क्या उसको सीधा रखोगे, कीप द ग्राफ्ट एक्सट्रीमिटी कवर्ड विद ब्लैंकेट से कवर करके रखोगे। तो आपको बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है। हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर है बी, एलिवेट करके रखना है अपने को उस एक्सट्रीमिटी को और इमोबिलाइज करके रखना है, उसको कोई मूवमेंट नहीं होने देना है ताकि जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट नहीं हो जाए। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग क्लींजिंग एनिमा। एक पेशेंट के एनिमा लगा रहे हैं आप टू ए क्लाइंट विथ फिकल इम्पेक्शन। उसका जो स्टूल है वो अच्छे से बाहर नहीं आ रहा है, फिकल इम्पेक्शन हो चुका है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द एनिमा, अब एनिमा देने से पहले उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराओगे। पहला ऑप्शन है लेफ्ट सिम्स पोजीशन, सेकंड ऑप्शन है राइट सिम्स पोजीशन, थर्ड ऑप्शन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी विथ हेड बेड एलिवेट 45 डिग्री, ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी विद हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 45 डिग्री। करेक्ट आंसर बताइए कि एनिमा के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है। देखो एनिमा
एनीमा हो, चाहे फ्लेटस ट्यूब हो, चाहे कोलोनोस्कोपी हो, ऐसे कोई भी प्रोसीजर हो तो जहाँ से हमें एनल कैनाल के थ्रू प्रोसीजर या कोई भी डायग्नोसिस करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते हैं। लेफ्ट सिम्स से क्या होगा दोस्तों, ये एक नेचुरल डायरेक्शन होती है अपने जीआईटी की, लोअर जीआईटी की नेचुरल डायरेक्शन इसी तरह से जाती है, तो लेफ्ट सिम्स पोजीशन बेस्ट आंसर रहेगा। लेफ्ट सिम्स पोजीशन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया दोस्तों कि एनीमा के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, आपको ये रट लेना है अच्छे से, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। लेफ्ट लेटरल को सिम्स पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग होम केयर आफ्टर राइट आई कैटरेक्ट रिमूवल। एक पेशेंट है, उसके फैमिली को आप समझाना है, एक क्लाइंट और उसकी फैमिली को आप समझा रहे हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर। उस क्लाइंट की क्या हुई है, दाहिने आँख की क्या हुई है, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है, राइट आई की, क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, राइट आई की सर्जरी हुई है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग दिस इंस्ट्रक्शन। इन चारों बातों में से आपको कब लगेगा कि पेशेंट के जो फैमिली है, वो क्लाइंट है, वो समझ चुके हैं आपकी बात। इन चारों बातों में से कौन सी बात आपको बोलेगा तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि आप पेशेंट को जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया है। ये एक एनक्लक्स लेवल का क्वेश्चन है। तो बताइए, आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड। पेशेंट बोले कि मैं अपने लेफ्ट साइड में सोऊंगा। आई शुड स्लीप ऑन माई राइट साइड, ऐसा बोले तो आपको लगेगा कि समझ में आया मेरी बात। देखो, राइट साइड में क्या सर्जरी हुआ है, तो राइट साइड तो लेटना ही नहीं है, तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, आई शुड स्लीप विथ माई हेड फ्लैट, रखना है हेड को। आई शुड नॉट वियर माई आई ग्लासेस पहनना नहीं है, ये सब तो करना होता है ना, आई ग्लासेस पहनना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऐसी कंडीशन में, आई शुड। यदि पेशेंट ये कहता है आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड, तो आपको लगेगा कि हाँ, पेशेंट को मैंने जो समझाया, इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, वो उसको अंडरस्टैंड हो चुका है, उसको समझ आ चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, समझिए इसको। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर क्लाइंट हु इज रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट। नर्सिंग यूनिट के अंदर आ चुका है नर्स, वो क्लाइंट आ चुका है। आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसके हार्ट के अंदर कैथेटर की सहायता से प्रोसीजर किया गया था फीमोरल वेसल्स के द्वारा। तो उसके बाद में वो पेशेंट आपके डिपार्टमेंट में आ चुका है। द नर्स चेक करिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शंस, जो डॉक्टर ने लिखा है उसको चेक करिए नर्स, और प्लान बना रही है टू अलाउ विच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी फॉलोइंग प्रोसीजर, कि इस प्रोसीजर के बाद में आप कौन सी पोजीशन दोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, उसको कौन सी पोजीशन दोगे, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बेड रेस्ट इन हाइपोलर पोजीशन, बेड रेस्ट विद बाथरूम प्रिविलेजेस ओनली, बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन एट 60 डिग्री, बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन नॉट ग्रेटर देन 30 डिग्री। राइट आंसर है डी, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेड रेस्ट के लिए बोलना है पेशेंट को, बट उसका जो बेड का हेड है उसको 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिग्मोइड स्कोपी डन इन विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन में सिग्मोइड स्कोपी की जाती है, लिथोटोमी में, जैक नाइफ में, फाउलर्स में, या नी चेस्ट में। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यस डी इज करेक्ट आंसर। नी चेस्ट पोजीशन, जिसको जेनोपेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन का अनदर नाम आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। इसको जेनोडोर्सल कहते हैं, जेनोपेक्टोरल कहते हैं, लिथोटोमिया सिम्स। राइट आंसर इज यस, बिल्कुल सही आपका जवाब है बी, जेनोपेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट है विद डिजनिया, सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है, तो बताइए आपको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, सिम्स, लिथोटोमी, सुपाइन, या ऑर्थोपेनिक। ऑर्थोपेनिक में क्या होता है, पेशेंट चेयर पे बैठ जाता है या बेड पे बैठ जाता है, सामने उसके टेबल रखी होती है,
टेबल पे वो अपने हाथों को रख लेता है, ठीक है, तो होती है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो इस वजह से ऑर्थोपेनिक में क्या होगा, अच्छे से वो अपने लंग्स को एक्सपेंड कर पाएगा, उसको इजीली रहेगा ब्रीथिंग करने में, और बाकी सब में उसको डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो राइट आंसर होगा डी। जब सांस लेने में किसी को दिक्कत आती है तो आपको ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट वाइल गिविंग एनिमा। जब एनिमा दे रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देनी है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन इसी तरह बार बार काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। क्या उसको राइट लेटरल देंगे या लेफ्ट लेटरल या फाउलर या सुपाइन। यस, आपने तुरंत एक ही बार में इसका जवाब दे दिया होगा। आई होप बी इज करेक्ट आंसर, लेफ्ट लेटरल। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। किसी को रेक्टल एग्जामिनेशन करना है किसी पेशेंट के अंदर, तो कौन सा आप पोजीशन दोगे पेशेंट को। लिथोटोमी, प्रोन, डोर्सल, सिम्स। जी हाँ दोस्तों, सिम्स इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लेफ्ट लेटरल का ही दूसरा नाम होता है सिम्स पोजीशन। तो आप चाहे रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो, चाहे रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हो, कुछ भी ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो रेक्टम के माध्यम से, तो आपको लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन देना होता है। क्लियर है। डोर्सल रिकमेंडेड कहाँ पढ़ा था आपने, कब देना होता है, जब आप फीमेल का कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, वल्वल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम में। और प्रोन पोजीशन जब क्लेफ्ट पैलेट होता है, आपने पढ़ा होगा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप यदि प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चे के जो होठ है, लिप्स हैं, वो अच्छे से बनते नहीं हैं, उसे क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। तो उसमें सुपाइन पोजीशन देते हैं ताकि पेशेंट रबिंग नहीं करे अपने लिप्स को। और क्लेफ्ट पैलेट मतलब जो पैलेट वाला पार्ट है अंदर की तरफ, जहाँ अपन बोलते समय अपनी जीभ टच होती है ऊपर वाले पार्ट के, तो उसको पैलेट बोलते हैं। तो उस का लेफ्ट वहाँ पे वो अच्छे से बनता नहीं है पूरा। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी पोजीशन देते हैं सर्जरी के बाद में, प्रोन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है लिथोटोमी। ये हम कोई भी गायनिकल या ऑब्स्टेट्रिकल या फिर यूरिनरी कोई भी सर्जरीज है उनमें हम लिथोटोमी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ शुड ए नर्स पोजीशन ए पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी टेस्ट। पेशेंट की कोलोनोस्कोपी कर रहे हो तो उसको कौन सी पोजीशन देनी है। टू पेशेंट को बोलोगे टू ले द पेशेंट ऑन हिज हर राइट साइड, क्या उसको राइट साइड में बोलोगे, या फिर लेफ्ट साइड के लिए बोलोगे, या नी चेस्ट पोजीशन दोगे, या फिर प्रोन पोजीशन दोगे। यस, करेक्ट आंसर इज बी, लेफ्ट साइड में। मैंने आपको बताया है रेक्टम, एनस, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइड, इस तरह से आंसर क्या जाएगा आपका, लेफ्ट साइड जाएगा। और सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे तो नी चेस्ट आपको बताया था अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट फॉर द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के रिगार्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात सही है, करेक्ट पूछिए, करेक्ट बात कौन सी है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट, फॉल्स और ट्रू, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, ये सब पे ध्यान देना होता है आपको एग्जाम के टाइम में। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं और क्या आपकी माइनस मार्किंग करवा देते हैं। सिटिंग अपराइट होता है प्रोन पोजीशन में, क्या सीधा बैठना होता है, क्या लाइंग ऑन साइड, क्या साइड में लेटने को प्रोन पोजीशन कहते हैं, क्या लाइंग ऑन बैक, पीठ के बल लेटने को प्रोन पोजीशन कहते हैं, या लाइंग ऑन एब्डोमेन, किसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। यस, आपने सही पहचाना, आपका सही आंसर है लाइंग ऑन द एब्डोमेन। कोई पेट के बल यदि लेटा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोन पोजीशन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ए चाइल्ड है, एडमिट हो चुका है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर विद डिज्निया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको क्योंकि उसके ब्रोंकोस्पाज्म हो चुका है। द नर्स शुड प्लेस इन विच पोजीशन, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन हो चुकी है। तो रेस्पिरेटरी कंडीशंस जब भी होती है कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों, क्या हमें सुपाइन देना है, प्रोन, साइडलाइन या हाई फॉलोर। आपने सही पहचाना, राइट आंसर है ए, हाई फॉलोर। देखो हाई फॉलोर पोजीशन देने से क्या होता है, पेशेंट अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपेंड कर सकता है, करेक्ट। इस वजह से ज़्यादा वो एयर को अच्छे से अंदर ले पाएगा, ऑक्सीजन जा पाएगी अच्छे से, और उसके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो भी नीचे की तरफ चले जाएंगे हाई फॉलोर पोजीशन में,
तो उसका जो डायफ्राम है वो अच्छे से नीचे की तरफ जाएगा जब इंस्पायर करेगा। तो ये सब फायदे होते हैं हाई फाउलर के। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन है या कार्डियक कंडीशन है, तो उनमें ज़्यादातर आंसर जाएगा आपका हाई फाउलर। क्या जाएगा? हाई फाउलर। नेक्स्ट है व्हेन ए पेशेंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देखो फिर से क्वेश्चन वही है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी आपको देनी है उसको। ये भी एम्स नोट सेट 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो तो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, लेटरल, फाउलर, डोर्सल रिकमेंड या फिर सिम्स। किसी भी तरह से आपसे कंफ्यूज कर सकता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक आपको अच्छे से डिटेल में करवाया गया है दोस्तों, आप उसको रिव्यू कीजिए, अपने चैनल पे है। हाइपोवोलेमिक शॉक कितने टाइप से होता है ये सब बताया गया है अच्छे से। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, मैंने वहाँ भी इसके बारे में डिस्कस किया था। हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सी पोजीशन देनी है, नी चेस्ट, ट्रेंडिलेनबर्ग, फॉलर्स या लेटरल। यस, राइट आंसर इज बी, ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, जिसमें हेड एंड क्या होता है, लोअर होता है, और जो लेग एंड है, जो लोअर जो पेशेंट के लेग्स है उसको क्या करना है 30 डिग्री पे अपर कर देना है, अप कर देना है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है पोजीशन यूज फॉर विजुअलाइजिंग इंटरनल सेक्स ऑर्गन। यदि इंटरनल सेक्स ऑर्गन करने हैं चेक फीमेल के, तो आपको कौन सी पोजीशन आपको प्रोवाइड करनी है, नी चेस्ट, ट्रेंडिलेनबर्ग, लिथोटोमी, प्रोन। बताइए कौन सी पोजीशन दोगे। आज जी आपने सही पहचाना, लिथोटोमी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन। एक फीमेल है, उसके आपको कैथेटराइजेशन करना है। कैथेटराइजेशन करना है, द नर्स शुड प्लेस ए वुमेन इन दी, इस वुमेन को किस पोजीशन में आप रखोगे, डोर्सल रिकमेंड में या लिथोटोमी में या सुपाइन में या साइडलाइन में। बताइए जल्दी। यस, सही आंसर आपका, राइट आंसर है ए, डोर्सल रिकमेंड। पेशेंट अपने बैक पे, पीठ पे लेटा होता है सीधा, और उसके लेग्स को फ्लेक्स करता है अपने और एब्डक्ट रखता है, तो उसे कहते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। क्लियर है दोस्तों। और यदि मेल्स के अंदर, यदि पुरुषों के अंदर आप कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो पेशाब की नली आप डाल रहे हैं पुरुषों के अंदर, तो आपको सुपाइन पोजीशन यूज करनी होगी। कौन सी, सुपाइन। और फीमेल है तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन यूज करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दी पोजिशंस टू बी मेंटेन फॉर पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी। किसी पेशेंट के आईसीपी बढ़ जाता है, नॉर्मल 5 to 15 mmHg होता है, यदि ये 15 से ज़्यादा हो जाता है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट के अंदर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो क्या होगा, कौन सी पोजीशन आपको देना है इसे, ताकि पेशेंट का आईसीपी नहीं बढ़े। क्या उसको फाउलर पोजीशन दोगे या फिर ट्रेंडिलेनबर्ग, साइडलाइन या सुपाइन। यस, सही पहचाना आपने, उसको हम फाउलर पोजीशन देंगे। राइट आंसर ए। यदि ट्रेंडिलेनबर्ग देंगे तो उसका आईसीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और साइडलाइन, सुपाइन, इनसे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक क्लाइंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके ऑटोमोबाइल क्रैश हुआ है, मतलब उसकी कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, किसी भी तरह एक्सीडेंट हुआ है, और उसकी फोरहेड पे लगा है, उसके माथे पे लग गई है स्टीयरिंग व्हील की, क्योंकि वो गाड़ी ही चला रहा था, स्टीयरिंग है। और उसके हाइफीमा डायग्नोस हुआ है। हाइफीमा डायग्नोस हुआ है। हाइफीमा क्या होता है, पेशेंट की जो आइज़ है, आइज़ के अंदर एंटीरियर चेम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चेम्बर होता है। तो एंटीरियर चेम्बर के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो चुका है, तो ब्लड का कलेक्शन को हमें क्या करना है, कॉर्निया के सीध में नहीं आना चाहिए, ठीक है, दूर रखना है। तो द नर्स शुड प्लेस कौन सी पोजीशन में रखोगे आप, बताइए। क्या उसको फ्लैट रखोगे, एकदम सुपाइन रखोगे, या सेमी फाउलर, या लेटरल ऑन अफेक्टेड साइड, या लेटरल ऑन अनअफेक्टेड साइड। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जी हाँ, सही बताया आपने, राइट आंसर है
बी सेमी फाउलर। सेमी फाउलर से क्या होगा, ग्रेविटी के माध्यम से वो जो ब्लड है एंटीरियर चैम्बर पे वो नीचे की तरफ सेट हो जाएगा, इस वजह से जो कॉर्निया है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राइट आंसर होगा बी। हाइप्यूमम में क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। जब भी कोई भी इंजरी हो जाती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी या इस तरह से इंजरी हो जाती है आइज़ के यहाँ पे, उस वजह से उस कंडीशन को बोलते हैं हाइप्यूमा। करेक्ट। नेक्स्ट वन है द नर्स इज एडमिटिंग ए क्लाइंट विद मल्टीपल ट्रॉमा इंजरीज हुआ है और नर्सिंग यूनिट के अंदर पेशेंट आ चुका है। क्लाइंट के लेग फ्रैक्चर हुआ है, पैर टूट गया है और उसके प्लास्टर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। विच पोजिशन वुड बी बेस्ट फॉर कास्टेड लेग। कास्टेड लेग वालों के लिए कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट है दोस्तों? क्या उसके आपको 3 आवर्स तक एलिवेट रखना है, या फिर फ्लैट फॉर 3 आवर्स देन एलिवेटेड फॉर 1 आवर, फ्लैट फॉर 12 आवर्स देन एलिवेट फॉर 12 आवर्स, या एलिवेटेड ऑन पिलोज, जो फ्रैक्चर हो चुका है, कास्ट आपने कर दिया है, ठीक है, उसको एलिवेट रखोगे पिलो के माध्यम से फॉर 24 to 48 आवर्स। जी हाँ, आपको सही आंसर यही लग रहा होगा डी। इससे क्या होगा, पैरों में जो सूजन है वह नहीं आएगी, स्वेलिंग नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होता है, जब भी फ्रैक्चर हो जाता है बाद में आप उसके प्लास्टर कर देंगे, तो प्लास्टर करने के बाद में उसको पिलो के माध्यम से उस लेग को क्या करना है, एलिवेट करके रखना है कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए, 1 से 2 दिन इसी तरह रखना है ताकि वहाँ पे एडिमा नहीं हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडिमा नहीं होगा और वीनस रिटर्न अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हु हैड जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान। वाट इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सीक्रेशन। मतलब नर्सिंग एक्शन क्या होगा, आप ऐसा कौन सा इनमें से करोगे काम, ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे पेशेंट के अंदर जो सीक्रेशंस हैं वो इकट्ठे नहीं हो। क्या उसके पोस्चुरल ड्रेनेज करोगे, ये कपिंग द चेस्ट करोगे, या नेजोट्रेकियल सेक्शनिंग करोगे, या फ्रीक्वेंट चेंजेस पोजीशन करोगे। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा डी, क्योंकि पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, उसके सीक्रेशंस एक जगह से इकट्ठे नहीं होंगे, मूव करते रहेंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया से यदि कोई पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उसको कौन सी पोजीशन आपको देनी है, बताइए। सुपाइन, साइडलाइन, हाई फाउलर, या टेंडिलेनबर्ग। यस, राइट आंसर है बी, साइडलाइन। साइडलाइन से क्या होगा, जो सिक्रेशंस हैं वो पेशेंट एस्पायरेट नहीं करेगा। एस्पायरेट नहीं करेगा तो पेशेंट के अंदर मरने के चांस, डेथ होने के चांस कम हो जाएंगे, एस्पायरेट के चांस कम हो जाएंगे। तो साइडलाइन पोजीशन देना है हमें। सुपाइन, हाई फाउलर, टेंडिलेनबर्ग ये पेशेंट्स के अंदर यूज़ नहीं करना है जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैड सर्जरी फॉर परफोरेटेड अपेंडिक्स। एक पेशेंट है, उसकी अपेंडिक्स क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, ठीक है। अपेंडिक्स होती है ना आपके राइट साइड में, तो वो क्या हो चुकी है, अब परफोरेट हो चुकी है, फट चुकी है विथ लोकलाइज पेरिटोनाइटिस, और आसपास पेरिटोनाइटिस भी हो चुका है। इन विच पोजीशन नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट। कौन सी पोजीशन में रखना है उसको। परफोरेट हो चुकी है अपेंडिक्स, पेरिटोनाइटिस के चांस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको सिम्स में रखना है, या सेमी फाउलर में, या टेंडिलेनबर्ग में, या फिर डोर्सल में। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर है बी, सेमी फाउलर में हमें रखना है। उस वजह से क्या होगा, ग्रेविटी के माध्यम से जो सिक्रेशंस हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पेरिटोनाइटिस ज़्यादा फैलेगा नहीं। करेक्ट, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज टू हैव गैस्ट्रिक गेवाज। आपको गैस्ट्रिक गेवाज करना है, ठीक है। इन विच पोजीशन शुड प्लेस द क्लाइंट व्हेन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड। जब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करोगे तो आपको कौन सी पोजीशन पेशेंट को देना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है सुपाइन, दूसरा है मिड फाउलर, थर्ड वन इज हाई फाउलर, लास्ट वन इज टेंडिलेनबर्ग। यस, योर राइट आंसर इज सी।
हाई फाउलर पोजीशन देना है जब आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करना है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। ए क्लाइंट हैज़ ए ब्रोंकोस्कोपी करनी है इन द एम्बुलेटरी सर्जरी यूनिट। वाट एक्शन शुड द नर्स टेक प्रिवेंट लेरिंजियल एडिमा। लेरिंजियल एडिमा नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सी चीज़ करनी है इनमें से बताइए। क्या उसको आइस चिप देंगे माउथ के अंदर रखने के लिए, या फिर उसको लिक्विड देंगे थोड़ा, या फिर उसको सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे, या फिर उसको मेडिकेटेड लोजेंजेस देंगे ताकि वो उसको सक करता रहे, जैसे टॉफ़ी हो गई इस तरह से। राइट आंसर होगा सी, सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन देने से क्या होगा, लेरिंग्स के यहाँ पे एडिमा कम हो जाएगा। ठीक है, लेरिंजियल एडिमा कम करना है ब्रोंकोस्कोपी वाले पेशेंटों के अंदर, तो हमें सेमी फाउलर पोजीशन यूज़ करनी है। करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ए नर्स रिपोजिशन ए क्लाइंट हु इज डायग्नोस्ड विद एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा हो रखा है तो हम क्या चाहते हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करे वो, तो इसलिए कौन सी पोजीशन में हमें रखना है। देखो एम्फाइजीमा कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जो आपकी एल्वोलाई है वहाँ पे जो उसके अंदर की एल्वोलाई के अंदर की जो लेयर है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एम्फाइजीमा। क्या कहते हैं, एम्फाइजीमा कहते हैं। तो मैक्सिमम एयर का एक्सचेंज हो, इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन हमें देना है। ऑप्शन में सुपाइन है, ऑर्थोपेनिक है, लो फाउलर है, सेमी फाउलर है। अब क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए कि सेमी फाउलर ऑप्शन माने या ऑर्थोपेनिक कौन सा, तो इन दोनों कंडीशन में राइट आंसर रहेगा आपका ऑर्थोपेनिक पोजीशन। कौन सा, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है ए नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट इन द होम हु इज डायग्नोस्ड एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तो बताइए इसको कौन सी पोजीशन देंगे आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कौन सी पोजीशन देंगे उसको, सिम्स, सिटिंग, साइडलाइन या सेमी फाउलर। यस, योर करेक्ट आंसर इज डी, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो माउथ के अंदर जो सीक्रेशंस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्रेशंस है सलाइवा है उसको एस्पायरेट करने में दिक्कत आती है, इस वजह से हम क्या देते हैं, सेमी फाउलर देते हैं यदि उसके एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कंडीशन है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है ए क्लाइंट हैज़ एन एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब। एक पेशेंट है उसके लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ है दोस्तों। वाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स गिव क्लाइंट टू प्रिवेंट हिप कॉन्ट्रक्चर। हिप्स के अंदर कॉन्ट्रक्चर नहीं हो, कॉन्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो मसल है वो शॉर्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन नहीं हो तो बताइए कौन से पोजीशन में पेशेंट को रखना है। पेशेंट को क्या हमें टर्न घुमाते रहना है साइड टू साइड एवरी 1 to 2 आवर, या फिर सिट इन ए चेयर फॉर 30 मिनट्स के लिए हमें बिठाना है दिन में 3 बार, लाई ऑन द एब्डोमेन 30 मिनट्स 4 टाइम्स डेली, या फिर परफॉर्म क्वाड्रिसेप मसल्स सिटिंग एक्सरसाइज। कौन सा होगा, आपको सही आंसर बताना है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा सी होगा राइट आंसर। ये क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को लाई ऑन द एब्डोमेन 30 मिनट्स 4 टाइम्स डेली, ऐसा करने से क्या होगा, पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रक्चर्स कम हो जाएंगे, कॉन्ट्रक्चर नहीं होंगे ज़्यादा इस वजह। और बाकी तीनों ऑप्शन यदि ऐसा करेंगे हर 1 से 2 घंटे में हम साइड टू साइड टर्न कराते रहेंगे, तो ऐसे करने से फ्लैक्शन होगा बॉडी में, और जब बॉडी के अंदर फ्लैक्स पोस्चर होता है तो कॉन्ट्रक्चर ज़्यादा होने के चांस होते हैं। और थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, पेशेंट प्रोन पोजीशन में है, एकदम सीधा है, तो उसके अंदर फ्लैक्शन होने के चांस कम है, फ्लैक्स कम होगा तो कॉन्ट्रक्चर भी कम होंगे। करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड हिप इंक्लूड्स नर्सिंग एक्शंस टू प्रिवेंट व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रक्चर। अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है, कॉन्ट्रक्चर को प्रिवेंट करना है, तो कौन सी पोजीशन दोगे, फ्लैक्शन, एबडक्शन, हाइपरएक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन। योर राइट आंसर इज ए, फ्लैक्शन ऑफ हिप। मैंने बताया आपको इससे पहले भी क्वेश्चन यही था, इसी तरह से था कि क्या किस चीज़ को आपको रोकना है, यदि कॉन्ट्रक्चर को रोकना है,
यदि जो फ्रैक्चर्ड हो जाता है ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रक्चर्स के डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें फ्लैक्शन नहीं होने देना है उन मसल्स को। यदि फ्लैक्शन होने देंगे तो कॉन्ट्रक्चर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने आप को जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।